नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार को मिला देश के बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का समर्थन। 1100 हस्ताक्षर के साथ भारतीय संसद और सरकार को दी बधाई। सीएए को बताया भारत के संविधान के अनुरूप। कानून से पूरी हुई बरसों पुरानी मांग। उत्तर पूर्व की चिंताओं का ध्यान रखने पर जताया संतोष। केंद्र सरकार के पिछले 6 महीनों के कामकाज की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बुलाई बैठक। सरकार के फैसलों को लेकर मंत्रालयों ने दी प्रस्तुति। बैठक में कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र जैसे मुद्दों पर दिया गया जोर। महाराष्ट्र सरकार ने किया किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। किसानों के बैंक खाते में सीधा जाएगा पैसा। मार्च महीने से शुरू होगी योजना। बीजेपी ने की किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की मांग। भारत चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल। द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर दोनों देशों में बनी सहमति। सीमा पर एक दूसरे की चिंताओं का भी रखेंगे ध्यान। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुजुर्गों को बताया समाज का जागरूक प्रहरी। कहा समाज और परिवार के सदस्यों की ओर से बुजुर्गों की देखभाल को दें सर्वोच्च प्राथमिकता। नई दिल्ली में हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया किताब का विमोचन। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से बुजुर्गों की बेहतरी के लिए काम करने की दी सलाह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएए की। नागरिकता संशोधन कानून पर मचे घमासान के बीच बड़ी संख्या में लोग इसके समर्थन में भी सामने आ रहे हैं। देश भर के 1100 शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून का समर्थन किया है। इन्होंने नए कानून को जायज ठहराते हुए एक बयान जारी किया है। 1100 हस्ताक्षर के साथ बयान में भारतीय संसद और सरकार को बधाई दी गई है। उन्होंने इस बात पर भी संतुष्टि जाहिर की है कि उत्तर पूर्व के लोगों की चिंताओं को सुना गया और उन्हें संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि सीएए भारत के सेक्युलर संविधान के अनुरूप ही है, क्योंकि ये किसी धर्म के किसी व्यक्ति को नागरिकता के लिए अपील से नहीं रोकता है। समर्थन करने वालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इग्नू, कई आईआईटीज और दुनिया के कई बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले भारतीय भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देने की पुरानी मांग पूरी होगी। लियाकत नेहरू समझौता असफल होने के बाद से ही कांग्रेस, सीपीआईएम सहित कई नेता और राजनीतिक दल इन्हें नागरिकता देने की मांग करते रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगले 10 दिन तक व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की योजना बनाई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने पार्टी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत बीजेपी घर घर जाएगी और लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में बताएगी। बीजेपी की योजना करीब 3 करोड़ परिवारों को नागरिकता कानून के संबंध में जानकारी देने की है। जो भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा जो लगातार देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है, इसका जवाब देंगे। और आज हमारी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले
10 दिनों में एक विशेष संपर्क अभियान चलाकर हम घर घर जाकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के पक्ष में हर जिले में रैली और सभा करके और देश में जो इन 3 देशों से आए हुए जो प्रताड़ित, धार्मिक रूप से प्रताड़ित जो शरणार्थी हैं, उनको लेकर के भी रैली करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल नागरिकता संशोधन बिल पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर विपक्ष के कुछ दलों द्वारा और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा अफवाह और भ्रम की राजनीति की जा रही है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत के एक राजनीतिक दल जिसके पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 2003 में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करी थी, क्या वो देश में भ्रम फैलाएगी या अपने नेता से क्लैरिफिकेशन पूछेगी? उधर मेघालय में इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद राज्य में पिछले 8 दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थीं। कानून व्यवस्था में सुधार के बाद मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं से प्रतिबंध हटा लिया गया। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को फिर शुरू करने के निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के दूसरे कार्यकाल में अलग अलग मंत्रालयों के शुरुआती 6 महीने के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में मंत्रालयों ने अपने कामकाज की संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इस बैठक में मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक हर महीने कैबिनेट की बैठक के बाद होती है, लेकिन इस बार ये बैठक अलग से हो रही है। नियमित कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर को होगी। पिछले कुछ सप्ताहों में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार की नीतियों को लागू करने को लेकर विभिन्न मंत्रालयों की ओर से हुई प्रगति की समीक्षा की है। समीक्षा के लिए सभी मंत्रालयों को 10 समूहों में बांटा गया है। हर समूह में 8 से 10 मंत्रालय हैं। इनमें से 5 समूहों के पिछले 6 महीने के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। बाकी 5 समूहों की समीक्षा 2 सप्ताह बाद होगी। इसमें मंत्रियों को अगले 4.5 साल के लिए विजन और लक्ष्य भी तय करने होंगे। भारत और चीन आपसी रणनीतिक संबंधों के महत्व को समझते हुए सीमा विवाद को दूर करने की नीति अपनाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत में सीमा मसले का हल निकालने तक शांति का वातावरण बनाए रखने की बात भी तय हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधि आपसी विश्वास बहाली के तय कार्यक्रमों पर काम करना जारी रखेंगे। चीन के विदेश मंत्री, जो दोनों देशों के बीच सीमा मसले पर बातचीत के भी विशेष प्रतिनिधि हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में शनिवार को दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात हुई। इस बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले सहित दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल थे। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच सीमा मसले के अलावा आपसी महत्व के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर इस बात पर दोनों देशों के जो अपने संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर दूसरा देश उसे ध्यान में रखे और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचे। माना गया कि भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को बरकरार रखने के लिए ये अहम है। बाद में चीन के विदेश मंत्री वांग यी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिले। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खास तौर पर
दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से काम करने का सलाह दिया। उन्होंने आतंकवाद के मसले पर भारत और चीन को साथ मिलकर काम करने का सुझाव भी दिया। चीन के विदेश मंत्री ने एक ध्रुवीयता और संरक्षणवाद के खिलाफ भारत और चीन को साथ आने की बात कही। दोनों नेताओं के आपसी सौहार्द और आदर के जरिए लंबित मुद्दों का समाधान निकालने पर सहमति जताई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को चीन आने का न्योता दिया, जिसकी तारीख बाद में तय की जाएगी। महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान किया है। विपक्ष ने पूर्ण कर्ज माफी की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन ऐलान करते हुए कहा कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया जाएगा। पैसों को सीधा किसानों के बैंक खातों में डाला जाएगा। ये स्कीम मार्च से शुरू की जाएगी। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी ने पूर्ण कर्ज माफी की मांग की। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि का रुख बना हुआ है। 13 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में ये 1 अरब 7 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 454 अरब 49 करोड़ 20 लाख डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार इससे पिछले सप्ताह में 2 अरब 34 करोड़ 20 लाख डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 453 अरब 42 करोड़ 20 लाख डॉलर पर था। रिजर्व बैंक ने कहा कि मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि के कारण हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर ईरान जाएंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से एस जयशंकर की यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक एस जयशंकर भारत और ईरान के 19वें संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे और ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी मुलाकात हो सकती है। इसके बाद विदेश मंत्री ओमान का दौरा भी करेंगे। इस दौरान वो ओमान में विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत ओमान के आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर ओमान के कई अन्य मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे और मस्कट में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। एस जयशंकर की इस यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच समुद्री परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन के पर्वतारोहियों को भारत में किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए अनुमति लेनी होगी। ये बात गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने आदेश में जारी कर कही है। गृह मंत्रालय ने 70 साल पुराने विदेशी आदेश में संशोधन के बाद शुक्रवार को राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि इन देशों के पर्वतारोहियों को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा चिन्हित मार्गों का ही इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले भारत ने कंचनजंगा, सिक्किम में नेपाल चोटी, उत्तराखंड में गरुड़ पर्वत और पूर्वी दुनागिरी, जम्मू कश्मीर में कैलाश पर्वत और हिमाचल प्रदेश में मुलकिला समेत देश भर में 137 चोटियों को खोल दिया था। शुक्रवार को जारी गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कोई भी विदेशी या विदेशी समूह बिना केंद्र सरकार के लिखित अनुमति के भारत के किसी भी पर्वत चोटी पर चढ़ने या चढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। झारखंड की राजधानी रांची में बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में आरोपी राहुल रॉय को फांसी की सजा सुनाई गई है। 3 साल पहले दिसंबर 2016 को आरोपी ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल को सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था। इस हत्याकांड में सीबीआई ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल किया था और 25 अक्टूबर को इस मामले में आरोप तय किए गए थे। बहस के दौरान 13 दिसंबर को सीबीआई ने घटना को बर्बरतापूर्ण बताते हुए फांसी की मांग की थी।
स्पेशल जज ए.के. मिश्रा ने इस केस को प्राथमिकता देते हुए त्वरित सुनवाई की थी। अदालत ने आरोप गठन के बाद रोजाना सुनवाई करते हुए करीब 30 दिन में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पांच चरणों के मतदान के बाद अब है फैसले की बारी। बिरसा मुंडा की धरती पर कौन किस पर पड़ेगा भारी। देखिए फैसला 2019 झारखंड, सोमवार सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया किताब का विमोचन किया। इस किताब को दिल्ली एम्स के गैरियाट्रिक मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने लिखा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने समाज में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अनदेखी के चलते आज बड़ी संख्या में बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। बुजुर्ग हमारी भारतीय परिवार व्यवस्था की रीढ़ हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान, उनकी देखभाल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन पर ये महत्वपूर्ण बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बुढ़ापे में लोगों को अवसाद समेत कई तरह की शारीरिक समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसको कम करने के लिए परिवार में उपयुक्त वातावरण जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भी बुजुर्गों की बेहतरी के लिए काम करने की सलाह दी। Yet we are seldom prepared for aging. Somehow it is a topic that we all fear to talk about. Each elderly person is a living snapshot of everyone's tomorrow. Due to the aging process, the old people often feel depressed, lonely, and find it difficult to adjust to the changes taking place as a result of aging. हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया किताब में बुजुर्गों की समस्या और उनके उपाय का जिक्र है। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की ओर से जारी नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली और आयुष्मान भारत कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि एम्स अगले साल तक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग भी स्थापित कर देगा, जिससे बुजुर्गों को काफी सुविधा हो जाएगी। I am also glad to know that the National Center for Aging at AIIMS, a state-of-the-art 200-bedded exclusive geriatric care center, will be functional by next year. Government is proactively working on lifestyle modification, non-communicable disease management, vision and hearing problems, management and accessible health care through Ayushman Bharat. उपराष्ट्रपति ने पारिवारिक और सामाजिक संस्कारों पर बल देते हुए स्कूली दिनों से ही बच्चों को बुजुर्गों का सम्मान, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने और परिवार व्यवस्था की शिक्षा देने की जरूरत बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 23 दिसंबर यानी सोमवार को प्रतिष्ठित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को प्रदान करेंगे। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाली अन्य फिल्मी हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। गुजराती फिल्म हिलारो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विकी कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म बधाई हो को सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म के तौर पर चुना गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का चयन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें मशहूर फिल्म निर्माता और फिल्मी हस्तियां
शामिल होती हैं। केंद्र सरकार अगले 5 साल में देश भर में 100 हुनर हाट आयोजित करेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। हुनर हाट आयोजित करने का उद्देश्य दस्तकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, देहरादून, पटना, इंदौर और अन्य स्थानों पर हुनर हाट आयोजित किए जाएंगे। देश के विभिन्न भागों में 100 हुनर केंद्रों की मंजूरी दी गई है, जिनमें दस्तकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीते 2 सालों में हुनर हाट के जरिए 2,65,000 से ज्यादा दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। पहला हुनर हाट इस साल अगस्त-सितंबर में जयपुर में आयोजित किया गया था। झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। 23 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा प्रबंध देखने को मिलेंगे और मतगणना 23 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। राज्यसभा टीवी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के स्पेशल कवरेज की व्यवस्था की है। आप राज्यसभा टीवी पर झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना का पल पल का अपडेट सुबह 8 बजे से देख सकते हैं। नतीजों और रुझानों के साथ ही आपको झारखंड चुनाव के मुद्दे, पार्टियों के वादों और उनके प्रदर्शन पर राजनीतिक जगत के जानकारों का विश्लेषण देखने को मिलेगा। इसके अलावा चुनावी गठबंधन, नई सरकार की तस्वीर की सटीक जानकारी मिलेगी। तो सोमवार को नतीजे आने हैं और इसके लिए बड़ी कवरेज आपको राज्यसभा टीवी पर देखने को मिलेंगी, जिसमें हम झारखंड के सीट दर सीट जो रुझान हैं वो तेजी से आप तक पहुंचाएंगे और किस तरह के राजनीतिक समीकरण वहां पर बन रहे हैं सरकार गठन को लेकर, उसके बारे में आपको तफसील से जानकारी देंगे। हमारे साथ राजनीतिक जगत के विशेषज्ञ भी लगातार जुड़ते रहेंगे। पांच चरणों के मतदान के बाद अब है फैसले की बारी। बिरसा मुंडा की धरती पर कौन किस पर पड़ेगा भारी? देखिए फैसला 2019 झारखंड, सोमवार सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। तो सोमवार को आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों को जानने के लिए। ब्रिटेन की नवनिर्वाचित संसद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेक्जिट से अलग होने के यूरोपीय संघ के साथ समझौते की प्रारंभिक अनुमति दे दी है। संसद के निचले सदन में इसके पक्ष में 358 मत पड़े, जबकि विरोध में 234 सांसदों ने वोट दिया। यूरोपीय संघ से अलग होने का विधेयक अब आगे विचार के लिए संसद में जाएगा। विधेयक से बदलाव की अवधि के विस्तार पर ये प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि के दौरान हालांकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग होगा, लेकिन उसे 2020 के बाद यूरोपियन संघ के काफी नियमों का पालन करना पड़ेगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन ब्रेक्जिट की मंजूरी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। नीदरलैंड की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसले में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव की चिंता की है। कोर्ट ने अपने फैसले में बरकरार रखा है इस बात को कि सरकार अगले साल के अंत तक 1990 के स्तर के कम से कम 25% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करे, जो कि बेहद जरूरी है। उर्गेंडा पर्यावरण समूह द्वारा यूरोपीय संघ के लक्ष्यों से परे जाने पर मंत्रियों को बाध्य करने के लिए इस मामले को 6 साल पहले लाया गया था। हालांकि सरकार के लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना कम दिखती है। 2018 के अंत तक 1990 के मुकाबले ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन केवल 15% नीचे था।
डच पर्यावरण शोधकर्ताओं का मानना है कि 2020 के अंत तक स्तरों में 23% की कटौती की जा सकती है, लेकिन विश्वास है कि कमी 19% तक कम होगी। हैग में सरकार ने जून के अंत में अपने जलवायु समझौते को प्रस्तुत किया, जिसमें 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 49% की कटौती और 2020 में शुरू होने वाली कोयला आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध करने की योजना है। उत्तर भारत के कई हिस्से शीत लहर की चपेट में हैं। कश्मीर घाटी में बीते 2 दिन से बारिश और बर्फबारी की वजह से शीत लहर का जबरदस्त प्रकोप बना हुआ है। पिछले 10 दिन से भी ज्यादा समय से घाटी में शीत लहर चल रही है। बीते 1 हफ्ते से घाटी में न्यूनतम तापमान 0 से कई डिग्री नीचे है। हफ्ते भर के लिए जारी पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ और दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। और इधर राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द की गईं और रेल सेवाओं में बाधा पड़ी है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में कल 19 उड़ानें रद्द की गई थीं, जबकि 5 उड़ानों के दूसरे हवाई अड्डों पर डाइवर्ट करने की सूचना मिली। रेलवे की बात करें तो 100 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में हल्की बारिश के साथ ठंड के और बढ़ने की संभावना जताई गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।